सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री, जो कि कक्षा 8 के लिए है, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम लेकर आए हैं खंड स सामाजिक विज्ञान। लर्निंग गेप सामग्री हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सत्र है वह 2022-23 है, जिसे हम खंड स सामाजिक विज्ञान कहेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पार्ट 2 पर्यावरण के घटक। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पार्ट 1 हमारी पृथ्वी के अंदर। इस पार्ट में हम लेकर आए हैं पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति। तो देखिए, इसमें हमें कुछ सीखने के प्रतिफल दिए हुए हैं। तो यहाँ सीखने के प्रतिफल यस 706 पर्यावरण के विभिन्न घटकों तथा उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन करते हैं, और यस 708 विभिन्न जलवायु एवं स्थल रूपों में पाए जाने वाले पादपों एवं जंतुओं के विभिन्नताओं के कारणों को बताते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। तो हम आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप में समझा देते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमारे आसपास जो भी उपस्थित है अथवा हमारे आसपास जो भी पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जैसे जल, स्थल, वायु, प्रकाश, प्रकृति द्वारा निर्मित संसाधन, पेड़, नदी, मानव, पर्वत तथा मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे सड़क, बांध, मेज, स्कूल, इमारतें, कार आदि, ये सभी हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये क्या करते हैं हमें? जो हमारे पर्यावरण है, पर्यावरण में कुछ मानव निर्मित वस्तुएं होती है और कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन हमारे पेड़, नदी, मानव, पर्वत तथा पेड़, नदी, मानव, यह भी क्या है? प्रकृति द्वारा निर्मित ही है। और मानव निर्मित संसाधन में सड़क, बांध, मेज, स्कूल, इमारतें आदि वस्तुएं आ जाएगी, जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, जैसे किसी भी कोई भी जीवित प्राणी हो और जिसके चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। हम उन्हें क्या कहेंगे? पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय तथा अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा निर्मित रचनाएं भी सम्मिलित है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जल। जल के बारे में यहाँ बताया गया। तो जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल क्या है? हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी दैनिक दिनचर्या बिना जल के पूर्ण नहीं हो सकती। जल ही, हम कहते हैं ना, जल ही जीवन है। तो उस तरह से सौरमंडल के सभी ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है, इसीलिए यहाँ जीवन है। जल है पृथ्वी पर, इसीलिए यहाँ पर क्या है? जीवन पाया जाता है। हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का लगभग 97% जल खारा एवं केवल 3% जल ही मीठा अर्थात पीने योग्य है। सूर्य के ताप के कारण जल बाष्पित होता है। ठंडा होने पर जल बाष्प के रूप में संघनित होकर बादल एवं फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर नीचे गिरता है। जल लगातार अपना स्वरूप बदलता है। यहाँ महासागरों, वायुमंडल व संपूर्ण पृथ्वी के बीच चक्कर लगाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। महासागरीय जल 3 रूप में गतिमान रहता है, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। यह क्या है? हमारा महासागरीय जल है। तो आइए हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। अब हमें प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में यहाँ देखना है। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। स्थल की जो ऊंचाई है, यह वनस्पति की विशेषताएं क्या होती है? एक दूसरे से संबंधित है। स्थल की ऊंचाई में परिवर्तन होने से जलवायु में भी परिवर्तन होता है। स्थल की ऊंचाइयों में जो परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से क्या है? जलवायु में भी परिवर्तन होता है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति भी बदलती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति कुछ कारकों से प्रभावित होती है, जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, नमी, ढाल आदि। यह क्या है? हमारी प्राकृतिक वनस्पति है। अब देखेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे वन प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है वन, दूसरा घास भूमि और तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ। तो देखिए, वन, जहाँ अधिक वर्षा व उपयुक्त तापमान होता है, जिसे हम सदाबहार कहते हैं। घास भूमि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते, जिसे अर्ध शुष्क भी कहते हैं।
कांटेदार झाड़ियाँ न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, जिसे हम शुष्क भी कहते हैं। वनस्पति की विविधता के कारण उनमें पाए जाने वाले वन्य जीवों में भी विविधता होती है। अब देखिए वन के बारे में हमें यहाँ बताया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये घने वन भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं यहाँ वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। इन वनों के वृक्ष सदा हरे रहते हैं, वृक्षों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। फिर देखेंगे आबूनस, रोजवुड एवं महोगनी इन वनों के प्रमुख वृक्ष है। एनाकोंडा सांप इन्हीं वनों में पाए जाते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखेंगे हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्षों के पत्ते शुष्क मौसम में अपने आप गिर जाते हैं, पतझड़ हो जाते हैं। साल, सागवान, नीम एवं शीशम इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। इन वनों में शेर, हाथी, बाघ, गोल्डन लंगूर या बंदर आदि जानवर भी पाए जाते हैं। फिर है शीतोष्ण वन। अब देखेंगे हम शीतोष्ण वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस प्रमुख वृक्ष है। फिर है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। बांज, एश, बीच आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए इन वनों में पाए जाते हैं। फिर है भूमध्य सागरीय वनस्पति। देखो महाद्वीपों के पूर्व, उत्तरी, पूर्वी किनारों पर शीतोष्ण सदाबहार व शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यो महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ये यूरोप, अफ्रीका एवं आशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु, शुष्क शीत ऋतु में वर्षा होती है। संतरा, जैतून, अंजीर, अंगूर एवं नींबू प्रजाति के वृक्ष भी पाए जाते हैं। फिर है शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों में उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शंकुधारी वन, टैगा वन पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष लंबे, नरम लकड़ी वाले एवं सदाबहार होते हैं। चीड़, देवदार आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। इन वनों में रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू भी पाए जाते हैं। फिर है घास स्थल। घास स्थल के बारे में बताया है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली घास लगभग 3 से 4 मीटर ऊंची होती है। अलग अलग क्षेत्रों में इन घास भूमियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अफ्रीका में इन्हें सवाना, वेनेजुएला में लोनोस, ब्राज़ील में कंपोस कहा जाता है। इन घास स्थलों में हाथी, जिराफ, जेब्रा आदि, हिरन आदि तेंदुआ पाया जाता है। फिर है शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली घास छोटी और पौष्टिक होती है। इन घास स्थलों को एशिया में स्टेम्पी, अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड एवं ऑस्ट्रेलिया में डान नामों से जाना जाता है। शीतोष्ण घास स्थल में जंगली भैंस, बाइनस, एंटीलोप जीव पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों में पाए जाते हैं। तेज गर्मी और कम वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में कम वनस्पति भी पाई जाती है। फिर ध्रुवीय प्रदेश अत्यधिक ठंडे होते हैं, यहाँ पर भी कम वनस्पति पाई जाती है। यहाँ काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये वनस्पति यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में भी पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वालरस, कस्तूरी व्हेल, बर्फीली लोमड़ी आदि है। तो इस तरह से हमने यहाँ वनों के बारे में जानकारी ली। अब हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास हेतु कुछ वर्कशीट दी हुई है, तो देखिए। अपने घर के आसपास अवलोकन कर प्राकृतिक पर्यावरण व मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरणों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण करें। जैसे पर्यावरण और यहाँ उदाहरण। प्राकृतिक पर्यावरण पेड़, नदी, मानव और पर्वत। मानव निर्मित पर्यावरण सड़क, बांध, स्कूल, कार और इमारतें। यह क्या है? मानव निर्मित है। फिर नीचे दिए गए
वाक्यों को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए, जैसे स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे हम जैवमंडल कहते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को स्थलमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं। फिर नीचे दिए गए संसाधनों को जीवीय तथा अजीवीय समूह में वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए यहाँ पेड़, नदी, पर्वत, किताब, मनुष्य और कुर्सी, मेज आदि दिया हुआ है। तो इसमें हमें जीवीय समूह और अजीवीय समूह, जीवीय मतलब जिसमें जीवन पाया जाता और अजीवीय यानी जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। तो जीवीय समूह पेड़ और मनुष्य, अजीवीय समूह नदी, पर्वत, किताब, कुर्सी और मेज, यह क्या है? अजीवीय समूह। आप सुबह जब गमले में पानी डालते हैं तो अगली सुबह वह पानी सूख जाता है। पानी कहाँ चला जाता है? तो उत्तर, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है, इसीलिए अगली सुबह वह पानी सूख जाता है। सूर्य के ताप के कारण क्या हो जाता है? जल वाष्पित हो जाता है और अगली सुबह वह पानी सूख जाता है। फिर पृथ्वी पर स्थल की तुलना में जलीय क्षेत्र अधिक है, लेकिन फिर भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? उत्तर, क्योंकि पृथ्वी पर जल का लगभग 97% जल खारा है। क्यों? 3% जल ही पीने योग्य है, इसीलिए जल की कमी का सामना हमें करना पड़ता है। 97% जल जो खारा है, जिसे हम पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। आप दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं? एवं उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो देखिए, हम का उपयोग कपड़े धोने में, बचे पानी का पुनः उपयोग बगीचे में कर सकते हैं। देखिए, छठवां प्रश्न जो है हमारा, आप दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं एवं उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि हम एक बार जो जल उपयोग में कर लिए उसको हम पुनः कहाँ उपयोग कर सकते हैं और कौन से कार्य का जल जो है हम पुनः उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए उत्तर, हम जल का उपयोग कपड़े धोने में बचे पानी का पुनः उपयोग कर सकते हैं। जो कपड़े धोने के लिए जो पानी बचता है उसका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं। और कहाँ उसका पुनः उपयोग हम बगीचे में पेड़ पौधों को डालने के लिए कर सकते हैं। हम जल का उपयोग नहाने में या पुनः उपयोग बगीचे या पौधों में कर सकते हैं। जैसे कि हम जहाँ नहा रहे वहाँ से पाइप लगा के अगर बगीचे में पहुँचा दिया जाए तो वह पानी पेड़ों को मिल सकता है। फिर है प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार बॉक्स में लिखिए। प्राकृतिक वनस्पति के 3 प्रकार, जो कि देखिए वन, सदाबहार, अर्धशुष्क और शुष्क। तो 3 प्रकार, तो जैसे कि वन सदाबहार में आते हैं, अर्धशुष्क जो घास भूमि होती है और कांटेदार झाड़ियाँ जो शुष्क में आती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। सूची और सूची ब की हमें क्या करना है? सही जोड़ी बनाना है। रोजवुड, वालरस, जैतून संतरा, साल सागवन, सवाना और गोल्डन लंगूर, यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं यह पेड़ पौधे, उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए, रोजवुड कहाँ? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। रोजवुड क्या है? जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आता है। वालरस एक ध्रुवीय जानवर है। जैतून संतरा भूमध्य सागरीय वनस्पति है। उसके बाद है साल सागवन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। साल और सागवन क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। फिर है गोल्डन लंगूर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है गोल्डन लंगूर। तो इस तरह से हमने यहाँ जोड़ी मिला दी है, आप भी इसे मिला लीजिए। फिर निम्न में से कौन से घास स्थल उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं? तो वेल्ड, प्रेयरी, सवाना और लानस। उत्तर, प्रेयरी घास स्थल उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कथनों के सामने सत्य असत्य निशान लगाइए। कथन, सत्य और असत्य। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में वर्षभर अत्यधिक वर्षा होती है। सत्य। शुष्कधारी वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। असत्य, यहाँ लकड़ी कठोर नहीं होती। भूमध्य सागरीय वनस्पति भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। हाँ, सत्य है यह। शीशम, साल, सागवन जैसे वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। हाँ, सही है यह भी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ क्यों
पाई जाती है? तो उत्तर इसका राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहाँ तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर अगला 12 नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए कि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं, तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे? उत्तर, हम विद्यालय के आसपास वृक्षारोपण करेंगे। हम क्या करेंगे? विद्यालय के आसपास सबसे पहले वृक्षारोपण करेंगे एवं स्वच्छता पर ध्यान देंगे। यदि विद्यालय के आसपास प्लास्टिक एवं खराब बोतलें हो तो उन्हें एकत्रित कर अलग कर नष्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम विद्यालय के पर्यावरण मंत्री हैं, तो हम हमारे विद्यालय के आसपास साफ सफाई रखेंगे। फिर अगला है प्रोजेक्ट कार्य। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना करें जिसमें आप रहना चाहते हैं, उससे संबंधित चित्र बनाएं। कोई कविता लिखिए। अब देखिए, हमने यहाँ पर पर्यावरण पर यहाँ एक कविता बताई है आपको। पर्यावरण पर कविता। खतरे में है वन्य जीव, सब मिलकर इन्हें बचाना है। आओ हमें पर्यावरण बचाना है, पेड़ न काटे बल्कि पेड़ लगाना है। वन्य है बहुत कीमती, इन्हें बचाना है। वन देते हैं हमें ऑक्सीजन, इनमें न आग लगाओ। आओ हमें पर्यावरण बचाना है। जंगल अपने आप उगेंगे, पेड़ फल फूल बढ़ेंगे। कोयल कूके मैना गाए, हरियाली फैलाओ। आओ हमें पर्यावरण बचाना है, पेड़ों पर पशु पक्षी रहते, पत्ते घास है खाते चरते, घर न इनके कभी उजाड़ो, न कभी न इन्हें सताओ। आओ हमें पर्यावरण बचाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पर्यावरण पर आधारित कविता है उसे लिख दी है, आप भी इसे लिख लीजिए। फिर हमें यहाँ स्व आकलन दिया हुआ है। देखिए, स्व आकलन हेतु वर्कशीट। अब स्व आकलन में क्या दिया हुआ है? आपके घर में उपलब्ध संसाधनों एवं आपके विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को निम्न तालिका में वर्गीकृत कीजिए, जैसे जीवीय समूह, अजीवीय समूह। घर में उपलब्ध संसाधन: पौधे, मानव, जीव जंतु, टीवी, कुर्सी और टेबल। विद्यालय में उपलब्ध संसाधन: पेड़ पौधे, शिक्षक और छात्र, चाक, डस्टर, ताला, घड़ियाँ। अजीवीय और जीवीय विद्यालय में पेड़ पौधे, शिक्षक, छात्र। फिर देखिए, आप किन आदतों को अपनाकर जल का संरक्षण कर सकते? तो उत्तर, पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद रखेंगे। जो पानी का नल है उसका यूज़, यदि हमारा पानी का काम हो जाता तो हम नल को बंद कर देंगे। हमें जितनी आवश्यकता है उतने ही जल का उपयोग करेंगे। हमें जितने जल की आवश्यकता है हम उतने ही जल का उपयोग करेंगे। नहाने के लिए अधिक जल का उपयोग नहीं करेंगे। फिर लोग पानी का दुरुपयोग किस किस प्रकार करते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर, लोग पानी का दुरुपयोग ब्रश करते हैं, नहाते हैं, शेविंग एवं गाड़ी धोते समय अधिक करते हैं। विद्यार्थी अपने दादा दादी या अभिभावकों से चर्चा करें कि पिछले 2 दशकों में पर्यावरण में क्या क्या बदलाव आए तथा वे पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या प्रयास करते थे। सूची बनाइए। पिछले 2 दशकों में हमें पर्यावरण को बर्बाद कर दिया है। इतना ही नहीं, इसका खामियाजा भी हमने भोगा है। इसीलिए हमें वृक्षारोपण या वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमने जो हमारा पार्ट 2 था उसके अभी स्व आकलन भी पूर्ण कर दिया है, प्रश्नोत्तर भी पूर्ण कर दिए, पर्यावरण पर आधारित कविता भी पूर्ण कर दी। आप इसे अब लिख लीजिए। आपकी जो वर्कशीट है ब्रिज कोर्स की विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए, इसे आप पूर्ण कर लीजिए। हमारा पार्ट था पार्ट 2, पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर आएंगे। जब तक कि आप हमारे वीडियो का इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।